Ramnath Goenka Excellence in Journalism Award in 2017, the ENBA Award 2021, Mumbai Press Club Red Ink Award in 2013, Dainik Bhaskar Award in 2016, and Media Excellence Award in 2012 from Delhi. The book Off the Camera के बारे में ऑथर कहते हैं कि टेलीविजन की छोटी स्क्रीन पर दिखने वाली हर कहानी के पीछे एक बड़ी कहानी होती है, जिसे कवरेज करने गया रिपोर्टर अपनी नजर से देखता है। यह किताब ऑफ द कैमरा में कोविड के दौर पे दुख संताप की दर्द भरी कहानियां हैं, जो 2 साल पहले कमलनाथ सरकार के गिरने और शिवराज सरकार के चौथी बार बनने की उठापटक के करीब से देखते हुए किस्से और कहानियां हैं, जो आपको न्यूज में भी देखने नहीं मिलेंगे। और डिस्कशन के रूप में हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ मौजूद हैं शरद द्विवेदी जी। बीते करीब 2.5 दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय श्री शरद द्विवेदी जी ने सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री हासिल की। दैनिक जागरण, फ्री प्रेस और बाद में समाचार एजेंसी यूएनआई की हिंदी सेवा वार्ता में करीब 14 वर्ष तक जुड़े रहे। 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ खेल और 2012 में बीजिंग ओलंपिक के लिए उन्होंने डीडी स्पोर्ट्स को अपनी सेवाएं दी। वर्तमान में द्विवेदी जी बंसल न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड हैं और उसी रूप में कार्यरत हैं, और इस चैनल ने बहुत ही कम समय में राज्यों में नंबर 1 रहकर एक कीर्तिमान हासिल किया है। और हमारी खुशनसीबी है कि आप दोनों यहां पर मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये बेहतरीन सेशन की शुरुआत की जाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। लेट अस बिगिन द वंडरफुल कन्वर्सेशन, डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत शुक्रिया आपका, और बेहिचक इस सत्र की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। और मेरे साथ एक ऐसे मित्र भी हैं मेरे, और पत्रकारिता में ज़रूर हमारे विश्वविद्यालय में हमारे सीनियर, उम्र में मुझसे छोटे, और एक ऐसे जर्नलिस्ट, अभी मेजर जनरल आर.एस. भदौरिया साहब से पूछा गया कि वो क्या कुछ बदलना चाहेंगे। एक पत्रकार के पास ये मौका होता है कि वो चीज़ों को देखने के अपने नज़रिए में, अगर वो कैमरे से कैद कर रहा है खबर को, तो वो लिखने से उसको बदल सकता है, चेंज कर सकता है। जो नज़रिया उसकी एडिटोरियल पॉलिसी के मुताबिक है, वहाँ जो गया है नज़रिया, वो नज़रिया जब वो निजी तौर पर लिखता है तो वो मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। ब्रजेश एक ऐसे ही जर्नलिस्ट हैं जो अपने स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत तरीके से, बहुत सलीके से इनके वर्ड्स बताते हैं कि इन्होंने कितने तरीके से वहाँ काम किया है। सलीका, नफासत, इफ़िशेंसी, तमाम चीज़ों को लेकर ये आगे बढ़े हैं। लेकिन उसके साथ इन्होंने अपनी राइटिंग स्किल से ये बताया है कि मैं एक राइटर के तौर पर चीज़ों को किस तरह देखता हूँ। तो ये बदलाव इन्होंने किया। प्रतिदिन लिखना आसान नहीं। कभी गुलजार के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो कहते हैं कि मैं रोज़ 1 से 1.5 घंटा, कई बार 2 घंटा लिखने बैठता हूँ। कई बार पूरे समय थॉट नहीं आते, कलम और कागज़ सूखे पड़े रहते हैं, लेकिन मैं अपनी टेबल को छोड़ता नहीं हूँ। आप यंग जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपके लिए ये है। कई बार आपको लगेगा कि क्या हम करने जा रहे हैं, लेकिन नहीं। रियाज जिसको हम कहते हैं, प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं, उसको करिए, उसको करते रहिए। ब्रजेश रोज लिखते हैं। रोज लिखना आसान नहीं है। पत्नी की आंखें, मैनेजमेंट की आंखें, सोसाइटी की आंखें, बच्चों की एक्सपेक्टेशन, और इसके बीच में आज कलम थामे या कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ एक लेखक। 5 किताबें ये बताती हैं कि टीवी का जर्नलिस्ट, जिसके लिए 2010 के आसपास की वो किताबें मिलते हैं ब्रेक के बाद, शायद 2010, हाँ, ऑफ दिस की, हाँ, जो टीवी के जर्नलिस्ट ने लिखी थी, उसमें उन्होंने एक नाम दिया था। देखिए खुद का रिट्रोस्पेक्शन कितना जबरदस्त होता है। टीवी रिपोर्टर के लिए दिल्ली के जो नामचीन टीवी के जर्नलिस्ट हैं, उस समय कई अपकमिंग थे, यंग थे, उन्होंने कहा 2 बाइट का आदमी,
ये टीवी जर्नलिस्ट के लिए खुद टीवी के लोगों ने क्वाइन किया शब्द है। इस शब्द में कोई डेरोगेटरी सेंस नहीं है, सिर्फ एक बहुत गहरा आत्मविश्लेषण है कि हम इतनी आपाधापी में होते हैं कि हम सिर्फ बाइट के लिए हमारी पूरी मारामारी और जद्दोजहद होती है, लेकिन उसके बीच में अगर ब्रजेश और इनकी एक किताब लेके मैं बैठा हूं तो मुझे लगता है आपको तालियों से इसके लिए तो अप्रिशिएट करना चाहिए। ब्रजेश की किताबें मैंने जब पढ़ी तो मैंने ये भी महसूस किया कि उसमें विद्वता हमारी तरफ ढकेली नहीं जाती। कोई ज़रूरी नहीं है मैं हर लेखक ये करता है या कई बार ज़रूरी होता है करना, लेकिन ब्रजेश एक किस्सा गो की तरह आते हैं। वो उन चीज़ों को देखते हैं जो आसपास हैं और कई बार जो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कर सकते हैं वो अपनी राइटिंग में वो लेकर आते हैं। जैसे करेली का एक सिनेमा घर, आप बच्चों के लिए जो मल्टीप्लेक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म की जनरेशन के यंगस्टर्स हैं, आपको पता होगा कि कभी किसी छोटे कस्बे में एक सिनेमा घर होता है। ये वंस अपॉन ए टाइम की बात नहीं है, ये अर्ली 90s की बात है। ये प्रेमचंद की कविता कहानी की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि उस टाकीज में लड़कियां और महिलाएं अलग बैठती हैं, जिनका जिम्मा एक बड़ी असरदार महिला संभालती है, बुजुर्ग, और जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर सपना होता है ब्रजेश का भी कि बड़े होकर मैं ये बनूंगा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, कोविड से जुड़े हुए हमारे आसपास के किस्से हैं, फर्स्ट पर्सन की कई दिलचस्प ऐसी दर्द से भरी कहानियां हैं। एक शिक्षिका का दर्द है जो नियमितीकरण की जंग लड़ रही है और वो किस तरह दूर दराज के एक जिले से भोपाल आती है और अपनी बात कहती है। 5 किताबें इनकी कलम से निकल चुकी हैं। ब्रजेश, मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहले तो आप थोड़ा सा हमारे साथ इसी रहस्य को उजागर करिए कि रोज लिखना और टीवी के जर्नलिस्ट की मुश्किलात पेचीदगियों के बीच में 2022 में कसम से मैं तो कह सकता हूं बिल्कुल आसान नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इतना लंबा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ इस ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने राघव चंद्रा साहब का, जिन्होंने इतने बहुत बहुत सुंदरता से इतने अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। थोड़ा देरी जरूर हुई लेकिन बहुत खूबसूरत है। बहुत लंबे समय बाद हम सब लोग आपस में ऐसे मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी किताबों की चर्चा कर रहे हैं। और गुलजार की वो लाइन है कि किताबें अब बातें नहीं करती, अलमारियों में बंद रहती हैं, मगर आपने कोशिश की है कि किताबें उन अलमारियों से बाहर आएँ। तो ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। और शरद जी, मैं आपकी बात करूँगा कि बेसिकली सागर में हम लोग कम्युनिकेशन के स्टूडेंट थे और कम्युनिकेशन मतलब अपने आप को व्यक्त करना। और दरअसल मैं मानता हूँ कि दुनिया की सबसे लोकप्रिय विधा जो है वो है किस्सा गोई। और हम सब के पास ढेर सारे किस्से होते हैं। यदि मैं जर्नलिस्ट हूँ, टीवी का जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं। यदि आप ऑफिसर हैं तो आपके पास बहुत सारे किस्से हैं। यदि बच्चे हैं तो उनके पास भी बहुत सारे किस्से हैं। बस उन किस्सों को व्यक्त करना आना चाहिए। और चूंकि हम टेलीविज़न के लोग हैं तो रोज़ भागते दौड़ते हैं, रोज़ हम लोग को कहानियाँ करनी होती हैं। रोज़ कहानी सुबह तय होती है, दोपहर तक देनी होती है और शाम को टीवी के पर्दे पे चलती है। शायद इस भागा दौड़ी में आप जानते हैं, संपादक हैं, कि बहुत चूंकि हम लोग एक डेडलाइन होती है और टाइमलाइन भी होती है। वो कहानी हमारी होती है 1 मिनट की, वो 1 मिनट भी ज़्यादा कह रहा हूँ, 30 सेकंड की, 45 सेकंड की, उस सब में हमको अपनी सारी बात कहनी पड़ती है। मगर उस कहानी को कहने के लिए हमको सफ़र तो उतना ही लंबा करना पड़ता है। चाहे हम यहाँ से कोई एक्सीडेंट के लिए शिवपुरी जाएँ या गुना जाएँ, कहीं भी जाएँ, उतना लंबा ही सफ़र है। उतने ही लोगों से बातचीत करना है, वो सारा दुख दर्द तनाव झेलना है, देखना है और उसको अपनी कहानी में व्यक्त करना है। तो कई दफ़ा हम समय की सीमा के चलते टीवी वाले उस सबको बता नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास समय की बड़ी किल्लत होती है, तंगी होती है। तो सोचा क्यों ना हम इन सारी कहानियों को लोगों को बताएं कि बहुत कुछ हमसे छूट गया है। या फिर ये कि एक मकसद ये भी था कि हम जो टीवी के लोग हैं, जिनको लोग आपने कहा कि इसे बाइट कलेक्टर्स माना जाता है, कि बस 2 बाइट ले आए और कैमरे के सामने खड़े होकर बला 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 बोल दिया और हम सब टीवी रिपोर्टर बन गए। मगर नहीं, हम टीवी रिपोर्टर इससे अलग हैं। हम टीवी रिपोर्टर वहाँ जितना दुख दर्द है उस सबको महसूस करते हैं, वो सारी संवेदनाओं के पास जाते हैं, करीब से उसकी तह में जाते हैं। यहाँ पे अनुराग द्वारी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ करते हैं, कहानी के अंदर कहानियों में घुसते हैं, बुनते हैं, उसको फिर लिखते हैं। तो ये हमारा काम है। तो मगर वो हमारा काम बेहतर तरीके से कई दफ़ा हम लोग अपनी स्टोरी में नहीं दिखा पाते, तो सोचा क्यों ना उनको लिखा जाए।
और यहाँ एक सुबह सवेरे करके अखबार था, उन्होंने जब मुझे लिखने का मौका दिया तो मैं वीकली कॉलम शुरू किया और तकरीबन 2.5 साल तक मैं हर हफ्ते उस कॉलम को अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद लिखता रहा। कभी मोबाइल पे टाइप किया, कभी ट्रैवल कर रहा हूँ तो टाइप किया, कभी फ़ोन से लिखवा के टाइप किया। तो बहुत सारी जब कहानियों के किस्से हमने देखे और सोचा कि यार ये तो बड़ी वैरायटी है इसमें, तो क्यों ना इसका संकलन किया जाए। और मेरे जो पब्लिशर हैं मंजूर पब्लिकेशन के विकास जी, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बेहतर किताब हो सकती है। तो जब वो पहली किताब आई ऑफ द स्क्रीन, तो लोगों ने उसको पढ़ के कहा कि ये वो किताब है कि जिसको पढ़ के आप बदल जाओगे इस सेंस में कि आप टेलीविज़न जर्नलिस्ट को इज्जत की नज़रों से देखने लगोगे कि ये कितना मेहनती आदमी है यार, कितनी भागदौड़ करता है, कितनी चुनौतियां झेलता है, कितने डंडे खाता है। जब वो हिंसा करने वाली भीड़ जब पुलिस को डंडे मारती है, पुलिस को पत्थर मारती है, तो वो किसी को नहीं देखती। फिर वो जब पुलिस उसको मारती है तो मीडिया को मारती है। और हम जो मीडिया वाले हैं, हम लोगों के पास कोई अलग से कोई कानून का अधिकार नहीं होता, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई डंडा नहीं होता, कोई रिवॉल्वर नहीं होती, और ना कोई ऐसा अधिकार होता है हमारे पास। हम एक कॉमन मैन होते हैं, बस हम जर्नलिस्ट होते हैं। एक जुनून होता है उस खबर की तह तक जाना, उस घटना स्थल पर पहुंचना जहां से सब लोग भाग रहे हैं, हम वहां पहुंचते हैं। जैसे इसमें भी कई कहानियां हैं, जैसे कोविड की इसमें किस्से हैं। कोविड के किस्से में जब लोग अस्पतालों से दूर भाग रहे थे, हम लोग अस्पतालों में जा के रिपोर्टिंग कर रहे थे। फिर भले ही वो हमने मास्क पहना हुआ हो, और हमारे जो फोटोग्राफर भाई हैं, ये सारे लोग बहुत मेहनत करते थे। और वो मेहनत इसलिए नहीं करते थे कि हमको मेहनत करने का कोई बहुत जुनून, माने अपने प्रोफेशन से लगाव है, एक जुनून है, अपना काम करना है, कैसे करना है, अच्छे से अच्छा करना है। तो उस तमाम में उस अपने प्रोफेशन को बेहतर तरीके से आगे ले जाने के क्रम में ये करते हैं। और ये फिर किस्से फिर जब लिखने शुरू किए तो लोगों को बहुत पसंद आए। तो इस जो मेरी किताब है ऑफ द कैमरा, इसके पहले एक ऑफ द स्क्रीन आ चुकी है, और उस ऑफ द स्क्रीन में भी ऐसी कहानियाँ थी, मगर इस बार इसमें कोविड की कहानियाँ हैं। कोविड का दुख है, कोविड का दर्द है, पलायन है। और एक पिछले दिनों हमारे मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक बदलाव हुआ। एक सरकार को लोगों ने 5 साल के लिए चुना, मगर वो सरकार अपनी नाकामी के चलते 5 साल तो नहीं 15 महीने में चली गई, जबकि वो आई थी 15 साल बाद। तो उस दरमियान जो उलट फेर जो हुआ, कुछ उसके किस्से हैं, कुछ जिंदा कहानियां हैं। जो कहानियां तो हमारी सारी जिंदा ही हैं, क्योंकि हम लोग टीवी के पत्रकार होते हैं, तो सारी कहानियां सच्ची कहानियां हैं, जिंदा कहानियां हैं। और आप उन कहानियों को पढ़ के महसूस करोगे, या कई दफ़ा लोग कहते हैं कि इन कहानियों को पढ़ के लगता है कि हम घटना स्थल पर ही पहुँच गए हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे बहुत दूर से फ़ोन किया जिसको, और कहा कि आप वो जो शब्दों की वीडियोग्राफी करते हैं वो बड़ी पसंद आती है। तो ये शब्दों की वीडियोग्राफी है जो आप पढ़ोगे तो महसूस करोगे, और आपको लगेगा कि उस स्पॉट पे आप भी मौजूद हो। बिल्कुल ब्रजेश, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। और एक ऑब्जर्वेशन आपके लिए ये भी था कि आप मिठाइयाँ बनाते हैं बड़ी कुशलता से। एक ऐसे हलवाई हैं कि जो मिठाइयाँ तो बनाते ही हैं, खबर की मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, कैडबरी, आप सबके मुंह में पानी होगा अभी नहीं मिली। और उसके बाद जो कुछ इनके पास अनुभव रूपी बचता है मावा, उससे ये और मनोहारी मिठाइयाँ बनाते हैं और उसको भी सेल आउट करते हैं। प्रभाष जोशी जी जो हमारे आपके अपने मध्य प्रदेश से ही हैं, कागज कारे उनका एक लोकप्रिय स्तंभ हुआ करता था उनके दिनों में 90 में। उसमें एक बार उन्होंने लिखा था कि किसी एक दिन मैं भूल जाता हूं सप्ताह में कि मैं जर्नलिस्ट हूं। मुझे लगता है सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, एक पॉलिटिशियन, एक राजनेता, एक ब्यूरोक्रेट, एक फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री, या कोई भी व्यक्ति जो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आता है, क्या वो एक दिन भूलना नहीं चाहिए उसे कि वो किस प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है? वो दिन उसका हो, वो दिन सिर्फ उसका हो। ब्रजेश शायद ये साध पाते हैं, इसीलिए लिख पाते हैं। ब्रजेश, कई बार मैं देखता हूं कि आप जब लिखते हैं तो बहुत कुछ ऐसा भी आपके लिखने में हमें दिखता है जो प्रोफेशनल प्रतिबद्धता के चलते, कमिटमेंट्स के चलते हम कह सकते हैं बहुत भावुक हो रहा है यहाँ व्यक्ति, ये इस तरह से कैसे देख सकता है। लेकिन आपके लेखन में वो चीज़ें, जैसे मैं कोविड के बारे में देख रहा था तो आपने हमारे ही एक साथी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे जुगल किशोर शर्मा, उनकी पीड़ा को जिस तरह से आपने नरेट किया कि किस तरह से वो कोविड की पहली लहर में जब उनको कोविड हुआ तो वो दीवानों की तरह पागल होकर बार बार पूछ रहे थे लोगों से कि इसमें लंग्स में इन्फेक्शन आ जाए तो क्या होता है। और आप जानते हैं कि कोविड की पहली लहर में किसी के पास इसका माकूल जवाब नहीं था।
हर व्यक्ति यही कहता था ऑक्सीजन लो, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, और उसको जिस तरह से आपने लिखा है उसने मेरे मन को छुआ। तो इस तरह के किस्से लिखना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि एक नामचीन जर्नलिस्ट कहते हैं कि दुनिया में 3 काम बहुत कठिन हैं: धरती से अन्न को उपजाना, अपनी बात को ठीक तरीके से एक्सप्रेस करना जो लेखक करता है, और उससे भी कठिन काम है कि दूसरों की बात को एक्सप्रेस करना, जो कई बार सोशल रिफॉर्मिस्ट और राइटर्स करते हैं। जी शरद जी, हम लोग की खुशनसीबी होती है कि हम जर्नलिस्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा संपर्क, मैंने कोशिश करते हैं कि अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं, एक बार मैं उनको अपने चैनल के प्रोग्राम के लिए दिल्ली लेके गया, तो रास्ते में उनसे बात हुई सॉरी, तो उन्होंने बताया कि एक कला होती है, उसको बोलते हैं भाव प्रवेश की कला, यानी कि आप किसी कैरेक्टर में उतर जाते हैं, महसूस करने लगते हैं वैसे। तो चूंकि मैं लगातार लिखता था, हर हफ्ते लिखता था, हर हफ्ते लिखना एक बड़ी चुनौती होती है। और दूसरा फिर ये कि कैसे कुछ नया लिखा जाए। लिख तो सभी रहे हैं, कोविड में मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे वो हो गया, मगर इसको कैसे कुछ नया लिखा जाए। तो उस नए लिखने के क्रम में मैं जुगल से, मुझे जब पता लगा कि मेरा, हम लोग का साथी रिपोर्टर पहला जर्नलिस्ट था भोपाल का जो किसी पुलिस बीट कवर करने गया और उसको कोविड हो गया। फिर उसने जो कुछ, मैंने उसे फ़ोन किया अस्पताल में, उसने जो मुझे अपना किस्सा बताया, तो मैंने जुगल बन के लिखा पूरा कि मैं ऐसा ऐसा ऐसा। और वो किस्सा इतना जोरदार था, तो लोगों ने उसका वो किस्सा आधा पढ़ के मुझे फ़ोन किया कि तुमको कोविड कब हो गया, मुझे बताया भी नहीं। तो लोग इतने डूब गए थे। तो इस टाइप के मैंने इसमें किस्से लिखे हैं। जैसे वो जुगल का किस्सा है कि मैंने यमराज को देखा। उसने मुझे बताया कि जब मैं रात में सोता था वहाँ अस्पताल में सुनसान में, तो मुझे लगता था यमराज आ रहे हैं तो आज ले जाएंगे, और जब उनसे फिर लगता था आज नहीं ले जाए तो कल ले जाएंगे मुझे वो। तो रोज़ वो इस अंतरदशा से गुजरता था। तो मैंने जुगल बन के लिखा कि यदि मैं जुगल होता तो क्या होता। उसका पूरा किस्सा मैंने लगातार लिखा। ऐसे इसमें एक किस्सा है कि मैं चाइनीज शिक्षिका, हम लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ भोपाल में, राजधानी में प्रदर्शन करने लोग, बहुत लोग आते हैं, पुलिस के डंडे खा के जाते हैं, क्योंकि प्रदर्शन करना अब तकरीबन गैर कानूनी सा होता जा रहा है। हम लोग ने बहुत बदलाव देख रहे हैं और देखते जा रहे हैं। पहले प्रदर्शन करने लोग आते थे, मगर कुछ लोग अपनी वो चयनित हो गए हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिले हैं, नियुक्तियां नहीं मिली हैं, सिलेक्ट हो गए हैं, मगर कितनी बड़ी उलझन है। और ये उलझन पिछले 2-3 साल से वो लोग गुजर रहे हैं। तो मैंने एक शिक्षिका को लिखा, मैंने एक पूरे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन देखा कि बहुत लोग आए, मामा को राखी बांधने आए, और उनकी राखी की जो दुर्गति हुई, तो मैंने वो महिला बन के लिखा कि मैं सुबह 4 बजे उठी, राजगढ़ के किसी गांव से, वहाँ से अपने साथियों के साथ जीप से आई, फिर यहाँ भोपाल आई, बीजेपी की दफ्तर के सामने बैठ गए। मुझे उम्मीद थी कि मैं जो रक्षाबंधन है, जो राखी लेके आए हूँ, तो मामा जी आएंगे, हम उनको राखी बांधेंगे, हमको अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगे। मगर मामा जी तो नहीं आते हैं। सडनली पुलिस आती है, पुलिस कहती है जाओ, आपका गैर कानूनी है, और वरना हम आपको केस कर देंगे। फिर पुलिस आती है, चारों तरफ से घेर लेती है, उन महिलाओं के जो मास्क लगा रहते हैं, मास्क उतार के फ़ोटो खींचती है, और फिर आखिर में होता क्या है कि बहुत धक्का मुक्की, मारा मारी, उनको बहुत दूर तक भगा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है। तो आप कल्पना करिए, वो महिला जो एक उम्मीद के साथ आई है कि मैं अपने प्रदेश के प्रमुख जो है मामा है उनको राखी बांधूंगी, उसके लिए वो राखी लेके आई है, थाली की थाल सजा के लाई है, मगर उस थाली के राखी के थाल पे पुलिस जूते रख रही है। तो क्या गुजरती होगी उसके ऊपर। उसका पति दो बार उसको फोन कर रहा है कि खाना खाया, मगर खाना क्या, यहाँ तो थाने और जेल जाने के लाले पड़े हैं। तो ये कहानी जब मैंने लिखी तो वो महिलाएं खूब रोईं और मुझे बताया कि आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी। तो कुल मिला के एक नए तरीके से कैसे लिखा जाए, कैसे अपने आप को नएपन में ढाला जाए, तो इसमें से बहुत सारी कहानियां हैं। और कुछ कहानियां तो ऐसे हैं जो मुझे चलते चलते मिल जाती हैं। जैसे यहाँ संजीव गुप्ता जी हैं, तो संजीव गुप्ता जी से मैं एक फोटो के सिलसिले में लाया। भास्कर में एक फोटो छपी हुई थी जलती हुई चिताओं की कोविड में। तो मैं इनसे इंटरव्यू करने गया तो इन्होंने कहा कि सर, जो लोग तो पागल हो गए थे उस समय, एक लड़की मिली थी, उससे मुझे धुएं की फोटो खिंचवाई कि देखिए वो जो धुआं निकल रहा, मेरी माँ जा रही है, उसकी फोटो खींचो। तो संजीव भाई ने उसकी फोटो खींची। मेरा पीपीटी प्रेजेंटेशन था, यदि आप यहाँ चला सकें तो उसमें वो फोटो है। तो उस फोटो में मैंने संजीव से पूछा क्या मुझे उस महिला का नंबर मिलेगा। तो दरअसल कहानी ये थी कि वो जो उस समय शमशान में इतनी ज़्यादा लाशें थीं कि सब लोगों को जला नहीं पा रहे थे। तो आधे से ज़्यादा लोग जो इलेक्ट्रिकल फ्यूनरल होता उसमें लोग जा रहे थे। तो वहाँ तो कुछ देख ही नहीं पाते, बस जलता हुआ धुआं निकलता है। तो एक महिला अपने पति के साथ खड़े होके वो जो धुआं निकल रहा था उसमें अपनी माँ की आकृति देख रही थी।
वो उन दोनों का नाम दीपक और दिव्या थे। वो अपने पिता को खो चुकी थी, अपनी माँ को खो चुकी थी, और माँ का जो धुआं निकल रहा था उस चिमनी से, वो संजीव गुप्ता से कह रही थी कि वो मेरी फोटो खींचो, मेरी माँ जा रही है, मेरी माँ जा रही है। उसको उस धुएं में अपनी माँ दिख रही थी। तो आप कल्पना करिए, ये देखिए, ये वो जलती हुई चिताएं हैं। और इसके बाद एक फोटो और है, सर इसके पहले होगी, इसके पहले आप लाइए, और पहले लाइए। ये देखिए, ये जो ऊपर जा रहा है जो धुआं है, उस धुएं में आपको, आपके लिए वो धुआं है, मगर वो जिसकी माँ गई है वो उसको उसमें माँ की छवि देख रही है कि देखो देखो मेरी माँ जा रही है, मेरी माँ जा रही है, जल्दी भैया फोटो खींचो। और हमारे संजीव दीवार पे खड़े हुए थे, इनके पैर छू के कहती भैया फोटो खींचो, फोटो खींचो। तो संजीव ने फोटो खींची, और वो जो शख्स थे, जो बेटी थी, वो अपने पति के साथ सीने से लिपटी हुई है। ये दीपक है, ये दिव्या है, और ये कहाँ रहते हैं? कोतमा में रहते हैं। और मैंने इनको कोतमा में ढूंढा, फ़ोन पे बात की, और इनकी कहानी लिखी। और इनकी कहानी लिखने के बाद मेरे पास बहुत फ़ोन आए। तो कुल मिला के आप अपने आप को कैसे नएपन में इवॉल्व करते जाते हो। और यहाँ पे मेरे साथ गौरव आए हुए हैं, गौरव शर्मा। गौरव है क्या? हाँ जी। अच्छा, गौरव है और सौरभ है। गौरव सौरभ गजब ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, और दोनों बिल्कुल। गौरव आप चाहें तो यहाँ सब आपको अच्छे से देख पाएंगे, ये ट्विंस हैं। और अच्छा। जी, एंड आइडेंटिकल इतने हैं कि आप पहचान नहीं सकते। एक क्विज होनी चाहिए इनके लिए भी। गौरव शर्मा, सौरभ शर्मा दोनों आईटी एक्सपर्ट्स हैं, और दोनों एकदम हूबहू ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसे दिखते हैं। कपड़े, जूते, चश्मे हूबहू। अच्छा, इनकी जो पत्नी है वो भी ट्विंस हैं। तो ये सब मुझे अचानक मिल गए कि किसी, पहले एक मिला, फिर दूसरा मिला, फिर इनके घर जाके मैंने इनकी कहानी की। तो मेरी ये सब जिंदा कहानियां हैं। बहुत बहुत खूबसूरत बात है। आपके लिए बहुत बहुत अप्रिशिएट करेंगे हम। थैंक यू। आपकी विनम्रता कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए, और ब्रजेश के कई जीवंत किरदार एक, अब हाँ, हमारे बीच में मौजूद है। एक शख्स और, एक मेवाड़ा जी हैं हमारे। मेवाड़ा जी कहीं हैं क्या? लोग कहते हैं कि गांव, हाँ वो हमारे मेवाड़ा जी हैं। लोग कहते हैं कि टेलीविजन वाले गांव की कहानियां नहीं करते, खेती की कहानियां नहीं करते, मगर हमने गांव और खेती की इतनी कहानियां की हैं कि हमारे जो मेवाड़ा जी हैं, इन पे भी एक दो किस्से हैं इसमें। और हमारे मेवाड़ा जी अब खुद पत्रकार हो गए हैं। वो गाँव की समस्या हमको टीवी पे रिकॉर्ड करके अपनी बाइट लेके हम लोगों को भेज देते हैं। अब गाँव भी नहीं जाना पड़ता है। मगर आप देखिए बदलाव कैसे आता है। तो हमारे मेवाड़ा जी बदलाव के भी प्रतीक हैं। और ये भी है कि हम टेलीविजन वाले, मेवाड़ा जी राघव साहब को खड़े होकर बताइए जरा। सर, ये मेवाड़ा साहब हैं, भोपाल के पास चंदेरी में रहते हैं, और बहुत सक्रिय किसान हैं। और अब तो ये बदलाव है बिल्कुल। और ये जिंदा कहानी है हमारी। जी, आप रहने बारे में करेंगे जी बिल्कुल। और कभी मौका रहा तो आपका वो गीत हम आपकी सुमधुर आवाज में जरूर सुनना चाहेंगे। हमने प्राचीन भारत में ये जरूर सुना है कि परकाया प्रवेश, मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी से जब गृहस्थ जीवन से जुड़ा एक प्रश्न पूछा गया तो ये दावा सामने आता है कि उन्होंने वाराणसी के नरेश, जो जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके शरीर में प्रवेश करके उस अनुभव को प्राप्त किया और फिर उसको शास्त्रार्थ में उसका उपयोग किया। तो एक पत्रकार या एक लेखक कई बार दूसरे की स्किन में, उसके जीवन में प्रवेश करता है, नहीं तो आप नहीं समझ सकते हैं, आप नहीं जान सकते हैं। और ब्रजेश के कई किस्से जो हमें मिलते हैं, मैं खुद दहल गया। आप कल्पना कीजिए कि कोविड के इस भयानक सन्नाटे में दो युवा भाई बहन चीख रहे हैं कि वो धुआं मेरी मां का अक्स है। आप उसको कैद कीजिए, और कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि वहां इतनी अधिक तादाद में पार्थिव शरीर आ रहे हैं कि सबके लिए वो एक सेरेमनी है, सिर्फ एक रस्म है, जल्दी से जल्दी करें। क्योंकि जो शरीर आ रहे हैं उनमें एक वायरस है जो दुनिया को हिला देता है। लेकिन उसके बीच में एक जर्नलिस्ट बड़ी शिद्दत से, बड़ी मानवता से, बड़ी ह्यूमैनिटी से उसको पकड़ता है। ब्रजेश, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। जो मैं इन बच्चों से कह रहा था कि मल्टीप्लेक्स और सिनेप्लेक्स के इस दौर में करेली का वो श्याम टाकीज, ये बड़ा मुझे बहुत इसलिए रुचिकर लगा कि मेरी जनरेशन वो जनरेशन है जो फणीश्वर नाथ रेणु को, जो हिंदी पढ़ते हैं आप में से, मुझे लगता है अधिकांश लोग पढ़ते हैं, पढ़ना ही चाहिए, प्रेमचंद को पढ़ते हैं, आचार्य चतुर्सेन को पढ़ते हैं, ग्राम्य जीवन की कहानियों की तरफ जाते हैं, छोटे कस्बों को समझते हैं,
उनके लिए ये श्याम टाकीज बड़ा अपीलिंग है। दरअसल मैं और यहाँ मनोज शर्मा होंगे मेरे बचपन के दोस्त। हमारे मनोज शर्मा अगर साथ रहते थे और हमारे घर के बगल में एक सिंगल फ्लैक्स टॉकीज थी, तो वो सिनेमा के बहुत सारे किस्से, एक किस्सा लिखा कि कैसे हम उस ज़माने में सिनेमा चलता था। और फिर उस सिनेमा के मैं चूँकि मैं सबसे खुशनसीब आदमी उसको मानता था जो ऑपरेटर होता था और जो सबसे ज़्यादा फिल्में पूरे वक्त देखता रहता था। तो कल्पना करता था कि लोग मुझसे पूछते थे क्या बनोगे, तो मैं कहता था मैं ऑपरेटर बनूंगा। तो शायद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कैसे आप नए नए तरीके से लिखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ भोपाल में आपको याद होगा हमीदिया अस्पताल में कि बच्चों के आईसीयू वार्ड में आग लग गई थी। तो कहने को तो उसमें तकरीबन 6 बच्चों की मौत हुई थी और हम सारे टेलीविज़न के लोग वहाँ से रात से लेके सुबह तक वहाँ मौजूद थे और लगातार अपने टेलीविज़न कवरेज करते रह गए। मगर जब लिखने की बारी आई तो मैंने कहा क्या इसको किस तरीके से लिखूं। तो फिर मैं एक डॉक्टर बन गया। मैंने एक डॉक्टर से बात की कि उस डॉक्टर ने वहाँ क्या क्या किया। तो मैंने उस डॉक्टर बन के पूरी कहानी लिखी कि मैं उस जगह पर मौजूद था, अचानक देखा कि यहाँ पे धुआं निकल रहा है, तो फिर मैं उस धुएं में घुसा। और चूँकि मैं वहाँ जाता रहता था तो मुझे मालूम है कि कहाँ पे पलंग रखे हैं, कहाँ पे क्या रखे, क्योंकि धुआं उठता है तो अंधेरा छा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हो जाती है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो वो पूरा किस्सा मैंने एक डॉक्टर के नज़रिए से लिखा, डॉक्टर बन के ही लिखा। मैं पूरा डॉक्टर बन गया और डॉक्टर जैसा ही लिखा। तो उस किस्से को भी लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया कि किस नए तरीके से लिखा गया। तो आप यदि लगातार लिख रहे हैं, और टेलीविज़न जर्नलिस्ट होने का फ़ायदा ये होता है कि आप मौके पे सबसे पहले मौजूद होते हो और मौके पे सबसे देर तक रहते हो, तो वो आपका प्रिविलेज है। और हर कोई वहाँ नहीं मौजूद रह पाता, आम आदमी नहीं रह पाता, मगर हम रह पाते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि या तो हम टीवी लाइव करके या अपनी स्टोरी में उस चीज़ को दें, मगर उसके बाद भी बहुत कुछ बच रह जाता है। जैसे आपने कहा कि मुझे किसी ने लिखा था कि ब्रजेश राजपूत बहुत अच्छे हलवाई हैं, ताजी ताजी मिठाई तो टीवी में बेच देते हैं और उसके बाद जो बच जाता है उसको मिक्स करके एक मिक्स मनोरम मिठाई बना देते हैं। और किसी एक हमारे मित्र ने अभी एक दिन पहले फेसबुक पे लिखा था कि कहानी के पीछे के किस्सों को कागज के दोने में कलम की चम्मच से चटकारे लेकर चखते हैं और लिखते हैं और ऐसा लगता है कि एकदम चाट का मजा देता है। तो बात वो ही है कि किस्से तो कहानी सबके पास है, बस आप उन कहानी किस्सों को लिखिए और जब आप लिखना शुरू करेंगे तो फिर धीरे धीरे नए नए स्टाइल अपने बनाते जाएंगे। तो एक लेखक के सामने यहाँ बहुत सारे लेखक हैं और तो एक चुनौती होती है कि अगली किताब में, अगले लेख में आप कैसे अपने आप को एक नए तरीके से एक्सप्रेस करें कि लोगों को दोहराव और बनावट ना लगे। तो मेरी जो पिछली किताब थी उससे ये किताब डिफरेंट होगी, क्योंकि जिन्होंने ऑफ द स्क्रीन पढ़ी है वो ऑफ द कैमरा पढ़ पाएंगे और जब ऑफ द माइक आएगा तो आप उसमें कुछ अलग किस्से होंगे। बहुत शुभकामनाएं उसके लिए भी। वक्त की मर्यादा है, तो मैं इस सवाल के बाद कुछ प्रेजेंटेशन पार्ट जो आपका है ब्रजेश, आप उस पर कुछ रोशनी डालना चाहें, और उसी के साथ मैं कुछ सवालों को भी ज़रूर आमंत्रित करना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले ये जो फर्स्ट पर्सन में ब्रजेश ने लिखा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिन्होंने मृत्युंजय पढ़ा होगा आप में से, शिवाजी सामंत को, और उपन्यास लेखन में ये परंपरा है कि फर्स्ट पर्सन में जब आप कर्ण को या युधिष्ठिर को या दुर्योधन को, आप उनकी पीड़ा को भी समझते हैं तो आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा पत्रकारिता में प्रयोग है ये कि आपने लोगों की पीड़ा को फर्स्ट पर्सन में लिखने की कोशिश की, और ये बहुत आसान नहीं है। और इनकी किताबों की एक विशेषता ये भी है, जो 5 किताबें हैं, आप में से जो लिखना चाहते हैं, खासतौर से ये बहुत प्यारे यंगस्टर्स हमारे बैठे हुए हैं, मेरी निगाहें युवाओं से कभी नहीं हटती हैं, क्योंकि आप ही सबसे ज़्यादा उम्मीद से हमें आप ही की तरफ देखना है। तो आप भी कभी ब्रजेश जी की किताब आपके हाथ लगे तो आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत सरलता से लिखा गया है और बिना कुछ कहे जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैसेजिंग है कि आप कैसे बहुत प्लेन तरीके से जो कुछ घटा है लेकिन उसमें डूब कर उसको कैसे लिख सकते हैं। तो ब्रजेश, आप अगर कुछ पीपीटी प्रेजेंटेशन पर कुछ कहना चाहें, या हम सीधे जनता लोगों के सवालों की तरफ मैं चलना चाहूंगा संक्षेप में। जी अनुराग जी, आपकी तरफ माइक्रोफोन। जी, मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल है। जब भी कोई प्रोफेसर क्लास लेता है तो उसके लिए कम से कम 3-4 घंटे की तैयारी करता है, और हम जर्नलिस्ट से उम्मीद की जाती है, खास करके टेलीविज़न जर्नलिस्ट के, कि भाई आपको राष्ट्र के नाम संदेश देना है, किसी बात को कहना, और आपके लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। और ब्यूरो में तो ये बड़ी मुश्किल है कि
आपको राजनीति से लेकर के कुछ भी हो रहा है तो उसके बारे में आपको बात करनी है, और फिर आपके बारे में राय गढ़ी जाती है कि तैयार नहीं था या इसको पता नहीं है या कुछ भी इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन एक लेखक से जो कि टेलीविज़न का पत्रकार है, वो भी पिछले 3 दशकों से लगभग और इतनी किताबें लिख रहा है, तो इसके लिए किस तरह की तैयारी चाहिए, खास करके आप हम लोगों को भी थोड़ा बता पाएँ और जो हमारे नए साथी हैं उनके लिए। अनुराग, तुम्हारे पास तो खूब अच्छा लंबा अनुभव है और तुमने बहुत अपने आप को इवॉल्व किया है, कहाँ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे और अब इतनी बढ़िया कहानियाँ कर रहे हो। तो दरअसल कहानियाँ तो हम लोग रोज करते हैं, उन कहानियों को जो बेहतर कहानियाँ हैं उनको हम लोग दिमाग में, दिल में सहेज के रखें, और फिर उसको, चूँकि हम पत्रकार लोग हैं और हम पढ़े लिखे पत्रकार हैं, हम लोग जर्नलिज्म स्टूडेंट्स रहे हैं, मैं सागर में पढ़ा हूँ, तुम जामिया मिलिया में पढ़े हो, तो ये हम लोग ऑब्जेक्टिविटी का हमेशा ध्यान रखते हैं। तो यदि हम ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रख के तथ्यों के साथ बहुत सरल भाषा में, देखिए पत्रकार और साहित्यकार की किताब में शायद आप समझ पाएंगे कितना फर्क होता है। साहित्यकार की किताब पढ़ के आप थोड़ी देर में हो सकता पसंद आए या एकदम खारिज कर दें, मगर जो पत्रकार की किताब है उसको आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि पत्रकार की किताब में आपको तथ्य मिलेंगे, आपको भाषा सरल मिलेगी, रोचक मिलेगी, कंटेंट मिलेगा और न्यूज़ पैक मिलेगा। उस आदिम जमाने की बात नहीं की गई होगी कि हम बहुत पहले की बात करेंगे, हम आज की बात करेंगे। और तो उन अच्छी कहानियों को हम लोग सहेज के रखें और फिर उन पर एक बेहतर तरीके से अब लिखना शुरू करना। हम जब अपनी स्मृतियों में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि तुम डायरियाँ लिखते हो क्या? मैंने कहा नहीं, डायरियाँ तो नहीं लिखता हूँ, मगर हाँ मुझे मालूम है कि मैंने कोई कहानी कब की है। जैसे यहाँ मेरे गुनाह के साथी आए हैं मोहन, तो मैं यदि इनके साथ मैंने कुछ अच्छी कहानियाँ की हैं तो मैं इनको फ़ोन लगाता हूँ कि यार मोहन अपन ने वो कहानी कब की थी, तो वो रेफरेंस इनके पास होता है कि सर आप तब आए थे, अपन ने तब कहानी की थी, तब ऐसा। तो फिर वो कहानी पूरी एक बार फिर जिंदा हो जाती है, और जिंदा हो जाती है तो फिर आप और हम चूंकि जर्नलिस्ट हैं तो छोटी छोटी डिटेलिंग पे ध्यान देते हैं। तो उस डिटेलिंग को बड़ी संवेदनशीलता के साथ जब हम लोग लिखते हैं और तो वो चीज़ एकदम टच करती है लोगों को, और वही चीज़ उस कहानी की मेरे ख्याल कीमत होती है, और वही उस कहानी की इज्जत होती है कि जब वो दिल को छू जाए। क्योंकि आप जर्नलिस्ट हो, आपने उस जाके संवेदना को महसूस किया हो, क्योंकि जर्नलिस्ट आप जमीन पर बैठ के लोगों की बाइट लेते हो, है ना, तो आप उस आदमी से जुड़ जाते हो। तो वो जो संवेदनशीलता है, आपकी जो संवेदना है, वो यदि आपकी कहानी में आती है और धीरे धीरे आने लगती है, फिर कई दफ़ा आपको लगता है कि इस कहानी में और इमोशन डाला जाए, क्योंकि कहानी बहुत दुखद थी। जैसे इसमें एक कहानी है, पेटलावर हादसा हुआ था। पेटलावर हादसा में एक धमाका हुआ और उस छोटे से कस्बे के 75 लोग मर गए। 75 लोग, एक कस्बे के 75 लाशें एक साथ जली, वो हमने देखी हैं। और हमारे मुख्यमंत्री उन 75 घरों में पिछले 3 दिन में गए, एक एक घर में अपने काफिले के साथ। मगर वो संवेदनशीलता, चूंकि आप वहां हो, आपने देखा है, एक एक घर में दुख, दर्द, तकलीफ महसूस की है, तो फिर आप उसको बेहतर तरीके से लिख पाओगे। मगर सबसे पहली बात है कि आपको संवेदना को दिल से महसूस करना पड़ेगी, क्योंकि शब्द तो आपको आते हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आप बेहतर तरीके से लिख पाओगे। बिल्कुल सही बात है। ब्रजेश को मैंने हमेशा देखा है कि इनकी एक नोटपैड होता है। मैं फिर आप यंगस्टर्स की तरफ आऊँगा। आज का ये जो अनुभव है, इसमें से जितने भी आप अगर इसको डायरी में लिख लेंगे, इस कॉपी में अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, ये आपके 20 साल बाद आपके लिए ये बहुत बड़ी पूंजी होगी। ब्रजेश टीवी के पत्रकार होके जो जनरली नोट्स नहीं लेते, वो मानते हैं कि उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी होती है और वो हाथ हिलाते हुए खड़े रहते हैं, क्योंकि मेरा लंबा समय प्रिंट में गुजरा है और मैं अपनी डायरियां भर भर के चलता था। लेकिन ब्रजेश को मैं आज भी देखता हूं कि ये उन दुर्लभ टीवी के पत्रकारों में से हैं जिनकी डायरी, क्योंकि ये रेफरेंसेस आपको लिखने पड़ते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट स्केचेस बनाता है, उसी तरह एक पत्रकार के पास डायरी और पेन होना बहुत जरूरी है जी। और ये किताब का जो अनुभव है, क्योंकि फिर यंग जनरेशन है और अब ऐसे ऐप भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि 300 पेज की किताब को हम आपको 7-8 मिनट में छोटे छोटे चैप्टर बना के सुना देते हैं। आप इसको सुन लीजिए ईयरफोन लगाते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए, और दुनिया की श्रेष्ठ किताब को आप 7-8 मिनट में समझ लेंगे। लेकिन ये वैसा ही है कि माँ की गोद को महसूस नहीं किया है आपने, उसको डिजिटली फील किया है। तो डिजिटल फील मत कीजिए। किताब की ये जो सुगंध जो बचपन से मुझे बहुत प्रिय रही है, आप भी जब अपनी नई टेक्स्ट बुक लाते होंगे, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है कंप्यूटर। मैं कोई बायस नहीं हूं, डिजिटल बायस नहीं है मेरा, बहुत अच्छा मीडियम है, उसका जितना अच्छा उपयोग हो सके। लेकिन कुछ चीजें, जब मैं जिन दिनों रीडर्स पढ़ता था 1990 में,
तो एक डायरी में मेरे कोटेशन दर्ज था कि किसी भी टेलीफोन कॉल को आप ग्रीन रिबन में लपेट कर रख नहीं सकते हैं। ये आपके ईमेल के लिए भी उतना ही बड़ा सच है, व्हाट्सएप मैसेज के लिए भी उतना ही बड़ा सच है कि किसी भी प्रेयसी से या किसी प्रेमी से आया हुआ संदेश आप जिंदगी भर व्हाट्सएप में संभाल के रखेंगे तो आप नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं बेहिचक। ब्रजेश से अगला सवाल आप में से कोई जो भी करना चाहें। जी, सर मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का छात्र हूं और पत्रकारिता पढ़ाई कर रहा हूं। मेरा आपसे ये सवाल है कि सर आजकल टीवी रिपोर्टिंग के बारे में कहा जा रहा है कि टीवी रिपोर्टर्स कम हो रहे हैं, रिपोर्टिंग कम हो रही है, एंकर्स को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, सच्चाई तो है, बिल्कुल सच्चाई है कि अब हर जगह स्पॉट पे रिपोर्टिंग करने के लिए एंकर्स को ही भेजा जाता है। हम रिपोर्टर्स को कमतर माना जाता है, उनको लगता है। और दिक्कत आप लोगों के साथ भी है, आप लोगों ने एंकर्स को पत्रकार मानने लगे हैं। मुझे याद है कि डॉक्टर प्रणय राव का किसी ने इंटरव्यू किया था, तो उनके इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन में उन्होंने कहा, नहीं सर मेरे मित्र हैं तो हाँ, तो डॉक्टर प्रणय राव का जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उनसे कहा गया कि आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने टीवी जर्नलिस्ट और इकोनॉमिस्ट और चुनाव विशेषज्ञ और एंकर और वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा देखिए आपने सारे मेरे बारे में जितने भी उद्बोधन या जो भी विशेषण लगाए मुझे पसंद आए, सिर्फ एक को छोड़ के, वो था एंकर। एंकर वो काम है जो मैं नहीं करना चाहता, और इन सारे विशेषण में सबसे कमतर, यदि सबसे घटिया तो नहीं कहूँगा, मगर सबसे छोटा यदि कोई काम है तो वो एंकर होना है। क्योंकि एंकर को वही है जो लिखा हुआ जाता है उसको वो पढ़ना पड़ता है, मगर रिपोर्टर वो मेहनती आदमी होता है जो ग्राउंड में जाता है, धूप सर्दी पसीना बारिश, पुलिस के डंडे, हमारे साथ मनोज सिंह साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो जिन्होंने मंदसौर में बहुत डंडे चलवाए थे सॉरी सर, तो ये सब झेलने पड़ते हैं हम लोगों को, तो वो रिपोर्टर होता है। तो जो टीवी की जो पत्रकारिता है उसमें मुख्य कड़ी जो है वो रिपोर्टर है। यदि टेलीविजन रिपोर्टिंग कम हो जाएगी तो एंकर ड्रिवन चैनल हो जाएगा, तो एंकर ड्रिवन चैनल और फिल्म के चैनल में या फिल्मी चैनल में कोई बहुत ज़्यादा फर्क बचेगा नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और अभी किसी ने अच्छा डंडे रखवाए थे, सॉरी। तो जैसे किसी ने कहा कि पुलिसर ने कहा कि रिपोर्टर इज अ होप एंड एडिटर इज अ डिसअपॉइंटेड। ये सही बात है कि मैं इससे बिल्कुल ना इत्तेफाकी नहीं करूंगा कि ब्रांडेड कपड़े और एसी में बैठकर, और ये दौर थोड़ा ऐसा भी है कि एंकर के नायक हो जाने का दौर है। अब एंकर एक अभिमान से ये भी कहता है कि ये करिए, ये मत करिए। अब वो कहता है कि आप ये देखिए, ये मत देखिए। मैं जो बात कह रहा हूं वही सच है, हम ब्रह्मास्मि। ये उसका अहंकार है जिसका खंडन मंडन आप दर्शक के नाते आपको करना चाहिए, बेहिचक करना चाहिए। मैं पूरी ईमानदारी से ये बात कहूंगा। ये तो रिपोर्टर से ज्यादा उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल, और रिपोर्टर ही अच्छे एंकर हैं। आज भी टेलीविजन में देखिए, ये खाकसार जो आपसे मुखातिब है इसने भी खूब धूल खाई है। एक बार तो मेरा पास सुरक्षा बल के एक नौजवान ने, हरियाणवी थे, मैंने उनसे कहा मेरे पास पास है, थोड़ा सा रिपोर्टर की अधीरता थी, मैं लेट हो गया था, तो उसने कहा ला मेरे को दे, तेरा पास किधर है। मैंने पास निकाल के दिया, उसने फाड़ दिया और कहा कि अब की करेगा, जाएगा अंदर। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई साहब अब तो कुछ नहीं है मेरे पास, मुझे जाने देंगे आपकी कृपा पे। ऐसे बोल, जा अंदर जा, बैठ मजे कर, पहले तू बड़ा कड़रा से। तो हम उस परंपरा से निकले हैं सर। हमने बहुत धक्के खाए हैं, तपती धूप में माइग्रेन भी हुआ है जब 42 में खड़े हैं। तो एंकर बनने के लिए पत्रकार होना, रिपोर्टर होना जरूरी है, और जो सीधे एंकर बना है सर उसका भविष्य मुझे गड़बड़ लगता है। ब्रजेश जी, अगला सवाल, और एक सवाल हाँ जी, फिर हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे। माइक वहां पे दे दिया जाए प्लीज, पीछे टू द यंगल देयर। ये हम आखिरी सवाल ले रहे हैं या एक आध सवाल? एक और ले सकते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके दयानतदारी के लिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम दीप्ति वैष्णव है और मेरा सवाल आपसे ये है कि एक पत्रकार तो लोगों की कहानियां लिखता है, सुनाता है, लेकिन पत्रकार की अपनी कहानी क्या है वो मैं आपसे सुनना चाहूंगी। बड़ा कठिन सवाल किया आपने। अपनी कहानी कहना सबसे मुश्किल काम होता है जी। पर बड़ी बात वही है कि आपकी कहानी कौन सुनेगा कौन। क्योंकि
लोगों की कहानियां सुनना, आप जब दूसरों की कहानियां सुनते हो तो लगता है कि आपकी कहानी तो बहुत छोटी है, क्योंकि दुनिया में इतने दुख दर्द हैं। आप रिपोर्टर हो, रोज खबरों में जाते हो, रोज धरने, प्रदर्शन, आगजनी, दुर्घटनाएं, कोविड की मारामारी, वो सब देखते हो तो लगता है कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। तो पर ठीक है, अपनी कहानी भी होती है और अपनी कहानी वक्त आने पे कही जाएगी। तो अपनी कहानी सहेज के रखिए और जब वक्त मिले और कोई सुनने को तैयार तो जरूर सुनाइए। थैंक यू। बिल्कुल ठीक, आपने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। और ये मैं आखिरी प्रश्न ले रहा हूं, उसके बाद हम इस सेशन को समापन की तरफ ले जाएंगे। जी सर नमस्ते। जी या जी जी। सो मेरा नाम संजीव है और हमारे सारे बच्चे गार्गी गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं। तो उनके बिहाफ में एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि राइटिंग को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, पत्रकारिता को भी स्कूलों में। जी। तो ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि इनकी लैंग्वेज अभी डेवलप हो रही है, तो अक्सर ये चीज़ें, सवाल जो सामने आते हैं कि क्या कहानी पहले से बन जाती है फिर लिखी जाती है, कि लिखते लिखते कहानी बनती है? ये एक सवाल जानना था सर। अच्छा, आपने चूंकि बच्चों की बात की तो मैं कहूँगा कि कहानी लिखना आसान नहीं है। पहले कहानी लिखने से पहले खूब कहानी पढ़िए, खूब पढ़िए, और यदि आप पढ़ेंगे तभी लिख पाएंगे। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि पढ़ने से आपका भाव आते हैं, शब्द आते हैं, विचार आते हैं, और फिर आप कहानी पढ़ते पढ़ते उस देखने लगते हो कि कौन आदमी कैसे कहानी लिखता है। जैसे हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो हम धीरे धीरे देखते देखते समझ जाते हैं कि सचिन किस स्टाइल में बैटिंग करता है, सहवाग किस स्टाइल में बैटिंग करता है, धोनी किस स्टाइल में बैटिंग करता है। तो धीरे धीरे हम सब समझने लगते हैं। तो ऐसे हम लोग पढ़ते पढ़ते समझने लगते हैं कि शब्द क्या होते हैं, विचार क्या होते हैं, कहानी कैसे होती है, कहानी को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। मगर उसमें पहली और आखिरी शर्त है, खूब पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, अखबार पढ़िए, अखबार से प्यार करिए, पत्रिकाएं कम होती आ रही हैं, व्हाट्सएप कम पढ़िए। जो व्हाट्सएप पे आ रहा है ना, वो सबसे बुरी चीज़ है। बहुत लोडेड होता है, बहुत किसी खास विचारधारा से प्रेरित होता है, उसे खास झोंक लगा होता है। तो व्हाट्सएप कम पढ़िए, अखबार ज़्यादा पढ़िए, मैगजीन ज़्यादा पढ़िए, टीवी वही देखिए जो आप देखना चाहते हैं। पूरे वक्त टीवी मत देखिए, वैसे अब टीवी में देखने को बहुत कुछ बचा नहीं है। तो पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ पढ़िए, खूब पढ़िए, किताबें पढ़िए। बच्चों की बहुत अच्छा साहित्य है, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, बहुत अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है, रचा जा रहा है। भोपाल से बहुत अच्छी किताबें, पत्रिकाएं निकलती हैं बच्चों की, एक पिटारा निकलती है, साइकिल निकलती है, और एकलव्य वालों की बहुत अच्छी। भोपाल वो शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा म्यूजियम है। भोपाल वो शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा पत्रिकाएं निकलती हैं। भोपाल वो शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाल पत्रिकाएं निकलती हैं। और भोपाल वो शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा अखबार भी निकलते हैं। बिल्कुल। सर, ये एक बात आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। हाँ जी, आगे जो प्लीज। शख्स हैं वो काफी समय से मौका तलाश रहे हैं। प्लीज बिल्कुल पास ऑन द ठीक माइक बात टू है। हिम। असल में लास्ट क्वेश्चन। नमस्कार, मेरा नाम इम्तियाज़ अली है और मैं कचरे पे काम करता हूँ। जी जी। आपसे सवाल है, आपकी तरह पढ़े लिखे पत्रकार हैं, लेकिन जो लिखे पढ़े पत्रकार हैं और वो जो सोशल मीडिया या ई पेपर के माध्यम से परोस रहे हैं, वो जो समाज में पहुँच रहा है, उसका एक बड़ा नकारात्मक समाज में संदेश जाता है। उस पर आपके क्या विचार? सर देखिए, स्वीकार तो आप कर रहे हैं ना, उसको ना स्वीकार करें। टेलीविजन में जो चीज़ पसंद नहीं आती आप ऑफ कर देते हैं ना उसको। वो देखिए, वैरायटी इतनी ज़्यादा है। ये जो फ़ोन है, फ़ोन में जो कैमरा आ गया है ना, इस कैमरे से क्या हो गया है कि अब इस वक्त इन दिनों माने लाखों पत्रकार हैं, लाखों, हजार और सैकड़ों लोग हैं। हर आदमी पत्रकार है। हर आदमी एक फ़ोटो खींच के अपने आप को क्लिक कर देता है और अपलोड कर देता है। वो अपने आप को अव्यक्त कर दिया, वो अपने आप को पत्रकार समझने लगा, अपने आप को उसने कम्युनिकेट कर दिया। तो बेहतर, तो ये जो कचरा हो गया है तो इस कचरे में सुई आपको ही ढूंढनी है, कचरे में हीरा आपको ही तलाशना है, और ये आपका ही स्किल है। तो आप तलाशिए उसको, क्योंकि मर्जी है आपकी, क्योंकि दिमाग की मेमोरी है आपके पास बहुत शॉर्ट मेमोरी है। जी। क्यों उसको कचरे से भर रहे हैं? बिल्कुल तो ब्रजेश, बेहतर है- आपने बड़ी खूबसूरत बात की। छांटिए। आप पूरी कर लीजिए। फिर एक चीज इसमें मैं जरूर छोटी सी इनकी इजाजत से एड ऑन करना चाहूंगा कि बाजार का बहुत भयानक हमला है, होता ही है, लेकिन उदारीकरण के बाद ये हमारे ऊपर भी है। और इसका सबसे खतरनाक बात होती है कि हमारी अभिरुचि को विकृत किया जाता है, मॉर्बिड किया जाता है। और इस विकृति से लड़ने के लिए हमें अच्छी चीजें सामने, वही माल्थस का सिद्धांत कि खोटे सिक्के इतने हो जाएं। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ब्रजेश जिसकी बात कर रहे थे,
मेरे 22 साल के एक रिलेटिव हैं, वो रामायण के नाम पर भी मोबाइल उठा लाते हैं। व्हाट्सएप में है ना, कुरान की आयत है तो है ना, गुरु ग्रंथ साहब है ना, प्रेमचंद है ना इसमें। यानी उनके लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही ज्ञान का सबसे बड़ा तंत्र है। आप मत उलझिएगा जी, तो ये इससे बचें बस। और इस व्हाट्सएप से दूर करने के लिए ऐसे आयोजन होते हैं, और मैं चंदा साहब से कहूंगा ऐसे आयोजन लगातार करें, तभी लोग व्हाट्सएप से दूर होंगे और किताबों के पास आएंगे। शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, शरद जी, बहुत ही रोचक बातचीत थी। आई एम श्योर सवाल होंगे पर वक्त की कमी है, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं